हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है क्लियरेंस इन रिवर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। इंडियाज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA रिजीम, रिजीम का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, कह रहा है कि भारत का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सिस्टम है कि इन्वायरमेंटल का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, किसी भी मतलब कोई तबाही मची है तो उसने कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए जो पूरा सिस्टम है हमारा रेस्ट ऑन अ सिंगल सीक्वेंसिंग रूल। वो एक ही रूल के ऊपर डिपेंड करता है। सीक्वेंसिंग रूल का मतलब है कि एक ही टाइप, एक ही ऑर्डर वाले रूल के ऊपर डिपेंड करता है। वो कौन सा रूल है? अ प्रोजेक्ट मस्ट बी अप्रेज्ड बिफोर द पिक एक्स पियर्सेस द ग्राउंड। कि प्रोजेक्ट को पहले ही चेक कर लिया जाए कि कोई काम उसके ऊपर स्टार्ट होने से पहले। पिक एक्सपियर्सेस द ग्राउंड का मतलब होता है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन का जो स्टार्ट करना होता है उसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन होने से पहले ही प्रोजेक्ट को अप्रेज्ड कर लिया जाए, मतलब चेक कर लिया जाए। नॉट आफ्टर द बिल्डिंग इज ऑपरेशनल, बजाय इसके कि ऐसा ना हो कि बिल्डिंग जब बन जाए उसके ऊपर मतलब लोग रहने लग जाए तो उसके बाद चेकिंग हो रही है। तो ये चीज़ रूल नहीं है हमारा। हमारा रूल क्या है कि पहले किसी चीज़ को चेक कर लेना। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुलाई 29 ऑर्डर, कह रहा है कि 29 जुलाई में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया है फ्रॉम अ बेंच लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जो कि CJI के जो बेंच लीड कर रहे थे सूर्यकांत द्वारा, ऑन पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। किसके ऊपर है? पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का मतलब है कि कोई काम या फिर कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद जो क्लियरेंसेस दी जाती है, मतलब कोई इवेंट मान लो हो गया तो उसके बाद उसको क्लियरेंस दी जा रही है कि हाँ ठीक है। तो कह रहा है इसके ऊपर एक रूल आया है या फिर कह सकते हैं एक ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से। रीअफर्म्स दैट रूल, उसने उस रूल को एक तरीके से मजबूती दी है, दोबारा से कंफर्म किया है कि ये रूल ठीक है। इवन एज इट हॉलोज इट आउट, जबकि इस ऑर्डर की वजह से जो रूल था वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, अंदर से खोखला हो गया है। कैसे? बाई क्वैशिंग द 2021 ऑफिस मेमोरेंडम, कह रहा है कि कोर्ट ने 2021 का जो ऑफिशियल ऑर्डर था उसको पूरी तरीके से क्वैश कर दिया है, मतलब कैंसिल कर दिया है। वाइल लीविंग द डोर ओपन फॉर द सेंटर टू लीगलाइज वायलेशन, जबकि इन्होंने केंद्र सरकार के लिए एक हल्का सा दरवाजा छोड़ दिया है या फिर कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट को कि वो अपने जो भी वो वायलेशन कर रहे हैं उसको एक तरीके से लीगलाइज कर सकते हैं, कानूनी रूप में सही ठहरा सकते हैं थ्रू अ स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन। किसके जरिए? कि सरकार से वो एक कानूनी नोटिफिकेशन जारी करके उसके गलत कामों को वो ठीक कर सकती है। ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है जिसमें एक लूप होल है, कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए। द कोर्ट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एंड अ नोटिफिकेशन, कह रहा है कि कोर्ट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और नोटिफिकेशन के बीच में अंतर बताया है इज इफेक्टिवली अ फिग लीव, वो सिर्फ एक दिखावे जैसा है। फिग लीव का मतलब है कि सिर्फ दिखावे के लिए। अब प्रोसीजरल नेसिटी, प्रोसीजरल नेसिटी का मतलब है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जैसा है। ड्रेस्ड अप एज रेस्पेक्ट फॉर इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए है कि हाँ सारे इन्वायरमेंटल रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, रेस्पेक्ट किया जा रहा है, मगर ऐसा है नहीं। The deeper problem that the judgment doesn't confront is the dissonance between the state level appraisal machinery and the central law। कह रहा है कि इस जजमेंट में सबसे ज़्यादा गहरी समस्या ये है कि कोर्ट के जजमेंट ने ये नहीं माना है, कन्फ्रंट किया मतलब नहीं माना है कि ये जो डिफरेंस है, डेजोनेंस मतलब जो इनके बीच का अंतर है, किनके बीच का, कि स्टेट लेवल में जो चेक करने का सिस्टम है प्रोजेक्ट को और जो सेंट्रल में है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। वेन स्टेट EIA अथॉरिटीज़, कह रहा है कि जब सरकार की जो EIA अथॉरिटीज़ हैं, एक्सपर्ट कमिटीज़ हैं एंड पॉल्यूशन बोर्ड्स हैं, रूटीनली डिस्कवर्ड वायलेशन ओनली आफ्टर अ हाईवे, इनको लगातार रूल्स के जो उल्लंघन है वो मिलते रहते हैं, चाहे वो हाईवे का प्रोजेक्ट हो या फिर पोर्ट का हो, स्टील प्लांट का हो, इज बिल्ड पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, और उसके बाद वायलेशन मिलने के बावजूद भी इन सारे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी जाती है इनके बनने के बाद।
स्टॉप्स बीइंग एन एक्सेप्शन, तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन नहीं रह जाता। मतलब मान लो कि गलती से कोई ऐसा प्रोजेक्ट बन गया जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगी, ठीक है, और उसमें वायलेशन हुआ है, इन्वायरमेंटल रूल्स के वायलेशन हुआ है, तो वहाँ पे कमेटी पहुँचेगी, देखेगी अच्छा हाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर इसको तोड़ेंगे तो हज़ारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा, तो कभी ना मतलब ऐसा कुछ एक्सेप्शन दे देते हैं, ठीक है भाई एक चलो एक्सेप्शन हो गया। कह रहा है कि अब ये एक्सेप्शन तो नहीं रह गया क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट में वायलेशन हो रहा है, एंड बिकम्स द डिज़ाइन, वो एक सिस्टम बन गया है, एक डिज़ाइन बन गया है कि बहुत से जितने भी प्रोजेक्ट चेक किए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं वायलेशन मिलता ही है बाद में। लार्ज प्रोजेक्ट्स आर नाउ अप्रेज्ड एज अ फेट अकम्पली। फेट अकम्पली का मतलब होता है कि जो काम हो चुका हो। कह रहा है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी चेकिंग तब होती है जो पूरे हो चुके होते हैं। देयर इकोलॉजिकल कॉस्ट वेड ओनली वंस डिमोलिशन वुड कॉस्ट मोर देन एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है पार्डन या फिर फॉरगिवनेस, माफ़ी। कह रहा है कि इनकी इकोलॉजिकल, कि इन्होंने इन्वायरमेंटल में कितना प्रभाव डाला है या कितना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है नेगेटिव तरीके से, तब चेक होता है जब ये पता चलता है कि जो डिमोलिशन की मतलब उस प्रोजेक्ट को तोड़ने की या डिस्ट्रॉय करने की कॉस्ट माफ़ी देने से ज़्यादा है। द कोर्ट रीजंस दैट गवर्नमेंट्स में फ्रेम इन्वायरमेंटल एमनेस्टी स्कीम, एमनेस्टी स्कीम मतलब माफ़ी देने वाली स्कीम। कह रहा है कि कोर्ट का जो रीज़न है कि गवर्नमेंट एक ऐसे रूल बना सकती है ताकि इन्वायरमेंटल के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें माफ़ी वाली स्कीम्स हों, मच एज दे डू फॉर टैक्स डिफ़ॉल्ट, जैसा कि वो टैक्स ना देने वालों के लिए करते हैं। मतलब जो टैक्स में डिफ़ॉल्ट करते हैं उनके लिए जिस तरीके की माफ़ी वाली स्कीम सरकार लाती है, तो कोर्ट कह रहा है कि उसी तरीके की स्कीम इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट में भी आए जहाँ पे माफ़ी दी जा सके। बट द लॉजिक दैट justifies regularizing an unauthorized colony for electoral gain cannot be transposed onto works दैट कार्व इनटू फॉरेस्ट एंड फ्लड प्लेन्स। क्या कह रहा है, लेकिन बट द लॉजिक, ये जो लॉजिक है कि अनएथराइज कॉलोनी क्या होती है, जैसे मान लो कि कहीं भी आप रहते हो किसी भी सिटी में, तो जो अथॉरिटी से अप्रूव्ड कॉलोनियाँ नहीं होती उनको क्या बोलते हैं हम, अनएथराइज कॉलोनी। तो सरकारें क्या करती हैं कि वोट पाने के चक्कर में उन कॉलोनीज़ को एथराइज कर देती हैं, उसको रेगुलर मान लेती हैं। कह रहा है कि ये काम शिफ्ट ट्रांसपोज ऑनटू का मतलब होता है कि अप्लाई नहीं हो सकता किन चीज़ों में, कि आप फॉरेस्ट को काट रहे हो या फ्लड प्लेन्स में जाकर विनाश कर रहे हो या उसमें वहाँ पे तबाही मचा रहे हो, तो इन सब चीज़ों में नहीं हो सकता कि आप जो चीज़ें रेगुलर कर रहे हो अनअथराइज्ड कॉलोनी में अपने वोट के फ़ायदे के लिए, तो ऐसा नहीं कर सकते हो कल को पेड़ काट दिए गए, जंगल काट दिए गए, है ना, सब कुछ तबाह कर दिया गया तो उसको भी रेगुलराइज कर दो। Environmental science exists as a discipline precisely to insist on interconnectedness। कह रहा है कि environmental science जो है वो एक ब्रांच की तरीके से हमको इंसिस्ट करती है, मजबूर करती है ये समझाने के लिए कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दैट प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एंड माइक्रोबियल सिस्टम्स आर बाउंड टुगेदर, कि चाहे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गए या माइक्रोबियल सिस्टम हो गए, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। एंड दैट डैमेज टू वन प्रोपोगेट्स थ्रू ऑल, और अगर एक में भी किसी को डैमेज हुआ तो वो सब में फैल जाएगा। अगर प्लांट को डैमेज हुआ तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, एनिमल को, ह्यूमन को, किसी में भी मतलब दिक्कत आती है तो पूरा सिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा। अ वेटलैंड इज नॉट एन अनरजिस्टर्ड प्लांट। अब वेटलैंड तो समझ ही रहोगे, जहाँ पे दलदली क्षेत्र होता है। कह रहा है कि वो कोई अनरजिस्टर्ड प्लाट नहीं है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, प्लाट में जाके कब्जा कर लो। टू बी रेगुलराइज ऑन पेमेंट ऑफ अ फी, कि उस अनरजिस्टर्ड प्लाट को रेगुलराइज कर लिया जाए पैसा देकर। कह रहा है कि वेटलैंड मतलब एक तरीके से कोई प्लाट नहीं है कि कोई भी जाकर बस पैसे देगा उसके ऊपर कब्जा कर ले। Even the argument that these are hospital and airports meant for public goods cannot automatically justify the environmental cost। कह रहा है कि अगर कोई ये तर्क देता है कि ये सब ज़मीनें जो हैं, चाहे वो वेटलैंड हो गई या फॉरेस्ट एरिया हो गया, वो हॉस्पिटल के लिए यूज़ हो रहा है, एयरपोर्ट्स के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि पब्लिक की अच्छाई के लिए है, तब भी वो जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, कि जो हम एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को,
उसको जस्टिफाई नहीं करता। अगर कोई ऐसा तर्क जो लोगों की अच्छाई के लिए भी हो, या कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट काम में आ रहा है, अगर वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो किसी तरीके का अच्छा जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। वरिंगली दैट ट्रांजैक्शनल लॉजिक नाउ हैज लीगल कवर। ट्रांजैक्शनल लॉजिक का मतलब है कि पैसे की लेन देन वाला लॉजिक, मतलब आपका काम नहीं बन रहा है तो आपने पैसे दिए, काम हो गया। तो कह रहा है चिंताजनक ये है कि ये जो ट्रांजैक्शनल लॉजिक है ना, अब इसको कानूनी सहारा मिल गया है। द एग्जिस्टिंग रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंसेस, मतलब कि काम हो जाने के बाद क्लियरेंस देना, जो कि पहले से मौजूद है ये पूरा सिस्टम। डू एग्जैक्ट अ फाइन फ्रॉम दोज हु बाईपास द नॉर्म्स, जो रूल्स को तोड़ते हैं या बाईपास करते हैं उनको फाइन लगा देता है। बट द जन विश्वास अमेंडमेंट स्ट्रिप्ड अवे द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर इन्वायरमेंटल लैप्सेस ऑल टुगेदर। कह रहा है कि ये जो जन विश्वास अमेंडमेंट हुआ है कानून में, उसने एक तरीके से जो इम्प्रिजमेंट का डर था, खतरा था कि अगर आपने कोई भी इन्वायरमेंटल लैप्सेस, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, कुछ भी गड़बड़ी करी, तो आपको एक तरीके से जेल जाना पड़ेगा। इस अमेंडमेंट ने उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। स्ट्रिप्ड अवे मतलब पूरी तरीके से हटा दिया है। लीविंग ओनली मॉनेटरी पेनल्टीज, दस कन्वर्टिंग कंप्लायंस इनटू कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंट्री। कह रहा है कि ये जो मॉनेटरी पेनल्टीज है, मतलब सिर्फ पैसे वाली पेनल्टी है, इस वजह से ये जो कंप्लायंस मतलब रूल्स को फॉलो करना, या जो रूल्स थे उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में चेंज कर दिया। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंट्री मतलब कि एक तरीके से पैसे में चेंज कर दिया है। इस रूल ने क्या किया है, इस अमेंडमेंट ने क्या किया है कि जो रूल्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, पैसे में, कि ये पैसे के तरीके, आप रूल तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे देकर बच जाओ। विच अ वेल कैपिटलाइज्ड प्रोपोनेंट कैन बजट फॉर। कह रहा है कि जो कि एक बहुत ज़्यादा अमीर या व्यक्ति या फिर कोई कंपनी जब भी कोई काम करेगा तो वो अपने बजट में इस एक्स्ट्रा पैसे को पहले से ही इंक्लूड कर लेगा। उसको पता होगा कि ठीक है, हम रूल्स तोड़ने वाले हैं, हमारे पास पैसे पहले से ही हैं, जब कोई मामला फंसेगा तो हम पैसा देकर उस कानून से बच जाएंगे या फिर किसी भी खतरे से बच जाएंगे। द लेटेस्ट जजमेंट डजंट एग्जामिन दिस शिफ्ट। कह रहा है कि ये जो हाल में दिया हुआ कोर्ट का जजमेंट है उसने इस शिफ्ट को किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दिया, जांचा नहीं। बट इंडोर्सेस मतलब सपोर्ट करना, इट्स प्रेमाइज का मतलब होता है बेसिक आइडिया, कि इस पूरे बेसिक आइडिया को इन्होंने सपोर्ट किया। मतलब इन्होंने कहा कि ठीक है, आप पैसा देकर, भाई जो इम्प्रिजमेंट वाला मामला है कि जेल जा सकते हैं, उसमें पैसा देकर आप बच सकते हो। ट्रीटिंग इन्वायरमेंटल हार्म एज अ डेप्ट दैट कैन बी सेटल्ड आफ्टर द फैक्ट। और क्या मतलब था उस ऑर्डर का, कि उन्होंने एक इन्वायरमेंटल हार्म को, मतलब जो हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, वो एक कर्ज की तरह ट्रीट किया, उसको डेप्ट की तरह ट्रीट किया, कि जब आप अगर कोई डैमेज कर भी दो इन्वायरमेंटल तो उसको बाद में आप सेटल कर लो, किससे, पैसे देकर। द कोर्ट इंसिस्ट दैट रिड्यूसिंग वायलेशंस टू सिविल पेनाल्टीज डजंट वीकन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। कोर्ट ने ये जोर देते हुए कहा कि ये जो वायलेशन को हमने सिविल पेनाल्टीज में चेंज कर दिया है, उससे जो प्रिकॉशनरी सिद्धांत हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को बचाना है, किस तरीके से हमें स्टेप्स पहले उठाने हैं, उसमें कोई भी कमजोरी नहीं आएगी। बट अ प्रिंसिपल meant to prevent irreversible harm cannot be honored by pricing the harm and collecting the check। कह रहा है कि जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत पहले इर्रिवर्सिबल हार्म को बचाने के लिए बने हुए थे, हम उनको उस चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि हम बस पैसा दे दें, मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत लगा दें और चेक कलेक्ट कर लें। मतलब अगर आपने फॉरेस्ट काट दिया तो बस एक प्राइस लगा दिया उसके ऊपर कि हाँ चलो ठीक है, इतना 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, चेक दे दो, बात खत्म। तो कह रहा है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। द कॉन्सिक्वेंसेस आर इंसिडेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गेटिंग फ्लैटेड बाई सीरियस मानसून एक्टिविटी। कह रहा है कि इसका परिणाम क्या हुआ, कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गए जब एक मानसून एक्टिविटी की वजह से। The center would be well advised to read this order not as a license to multiply amnesty scheme। कह रहा है कि सेंटर को एक एडवाइस ये है कि वो इस कोर्ट के ऑर्डर को इस तरीके से ना ले कि वो बहुत सारे एमएनएसटी स्कीम बनाती जा रही है कि माफ़ी देने वाली बड़े बड़े बिल्डर्स को स्कीम्स बनाई जा रही है।
बट एज अ मैंडेट टू रिपेयर द क्लियरेंस apparatus। और इस ऑर्डर को सेंटर को इस तरीके से लेना चाहिए कि जो सिस्टम अभी क्लियरेंस वाला है कि किस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देनी है किसको नहीं देनी है, उसको दोबारा से ठीक करें, रिपेयर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वन ऑफ द मेन आइडियाज डिस्कस इन द पैसेज। कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ने जो मेन आइडियाज थे इस पैसेज में कौन से स्टेटमेंट डिस्कस किया है। रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंसेस टर्न कंप्लायंस इनटू फाइन। हाँ ठीक है, जो पहले से जो क्लियरेंस वाला सिस्टम था उसने जो रूल्स को फाइन में चेंज कर दिया है, तो ये बात सही है। पब्लिक वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जस्टिफाइज इकोलॉजिकल डैमेज, नहीं। मॉनेटरी फाइन स्ट्रेथन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, नहीं, इसने तो कमजोर किया है। स्टेट अथॉरिटीज सक्सेसफुली प्रिवेंट पोस्ट फैक्टो वर्क, कहीं नहीं बताया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार वाई इज ट्रीटिंग इन्वायरमेंटल वायलेशन लाइक टैक्स डिफॉल्ट फंडामेंटली फ्लॉड। कि क्यों इन्वायरमेंटल वायलेशन जैसा कि टैक्स, हम उसको टैक्स डिफॉल्ट की तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्यों ऐसा है। टैक्स एमनेस्टीज जनरेट मच लोअर गवर्नमेंट रेवेन्यू देन ग्रीन फाइन्स। कह रहा है कि जो टैक्स है वो बहुत ही कम पैसा रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट के लिए ग्रीन फाइन से, ऐसा तो कहीं बताया नहीं गया है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट फार मोर टू नेशनल ग्रोथ देन हाउसिंग। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन की ग्रोथ के लिए, नहीं, ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। जुडिशियल बॉडीज लैक अथॉरिटी टू इंटरवीन इन पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट। कि जुडिशियल बॉडीज के पास एक तरीके से पावर नहीं होती है कि वो पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट में इंटरवीन कर सके, नहीं। फाइनेंशियल पेनल्टीज फेल टू अंडू इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, डी सही है कि अगर हम फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाएंगे तो जो इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन है उसको हम अंडू नहीं कर पाएंगे, मतलब दोबारा से ठीक नहीं कर पाएंगे। द ऑथर डिस्क्राइब द कोर्ट्स distinction between an administrative order and a notification as effectively a fig leaf to point out that। कि जो ऑथर ने कोर्ट का जो डिस्टिंक्शन था, डिफरेंस बताया था कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और नोटिफिकेशन में, वो एक तरीके से एक फिग लीफ की तरीके है। इसका क्या मतलब है। फॉर्मल जुडिशियल रिजेक्शन ऑफ पोस्ट फैक्टो रूल्स स्टिल अलाउ वायलेशन। हाँ ठीक है, कि जो कोर्ट ने 2021 का ऑर्डर क्वैश कर दिया है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो नोटिफिकेशन जारी करके अपने जो वायलेशन है उसको लीगलाइज कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से दिखावा है ये और कुछ नहीं है। तो फॉर्मल जुडिशियल रिजेक्शंस ऑफ पोस्ट फैक्टो रूल्स स्टिल अलाउ वायलेशन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। द टर्म फेट अकम्पली एज यूज इन द पैसेज, इसका क्या मतलब। इसका मतलब है जो काम पहले ही हो चुका हो। अ कंप्लीटेड फाइनेंशियल ऑडिट, नहीं। अ डीड ऑलरेडी डन पास्ट फिक्स, हाँ मतलब जो काम पहले हो चुका हो, तो बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। अब इससे समझ में आ गया होगा कि लगातार आलोचना करिए राइटर ने, चाहे वो सरकार हो या फिर कोर्ट के आदेश हो, तो क्रिटिकली होगा। प्रशंसा वाला है नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, सार्केस्टिक भी नहीं है, तो क्रिटिकल है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। एज आई टाइप्ड इन द वर्ड्स, कह रहा है कि जैसे मैंने शब्दों में लिखा, फर्स्ट इंडियन लीडर्स टू विजिट द परम्बरन टेम्पल, कि पहला जो इंडियन लीडर था जिन्होंने परम्बरन टेम्पल को विजिट किया था इन गूगल सर्च में, फॉर एन आर्टिकल दिस वीक। कह रहा है कि एक आर्टिकल के लिए मुझे इस हफ्ते लिखना था, तो मैंने ये सर्च किया गूगल में। द आंसर फ्लैश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू विजिट द हिस्टोरिक टेम्पल। तो कह रहा है कि पहला जो आंसर आया सामने वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि वो ही उन्होंने ही इस टेम्पल में सबसे पहले इंडियन लीडर थे जो उन्होंने विजिट किया। हाउएवर, हालांकि आई फेल्ट अ नैगिंग सेंस ऑफ डाउट एज इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव कोलैबोरेटेड। नैगिंग का मीनिंग बताना होगा इसलिए यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन देख के वहाँ पे जज करना कि एक तरीके से उसको डाउट हुआ कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कोलैबोरेशन जो है वो 1940 के बीच से है, चाहे वो मिलिट्रीली हो या कल्चरली हो। तो उसको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने समय से सिर्फ पहला लीडर जो थे वो नरेंद्र मोदी थे जो गए थे, तो डाउट हुआ राइटर को। टू वेरीफाई, वो चेक करने के लिए, आई चेक द हिंदू सेमेंटिक सर्च विच ब्राउजेस थ्रू न्यूज़ पेपर आर्काइव्स स्पैनिंग ओवर अ सेंचुरी। तो उसने क्या किया कि जो हिंदू का रिकॉर्ड वाला आर्काइव्स, मतलब पूरा जो सेंचुरी मतलब 100 सालों का जो पूरा रिकॉर्ड है उसमें चेक किया। तो उसमें क्या हुआ, एज रिपोर्टेड बाय द हिंदू
On December 14, 1958, India's President Dr. Rajendra Prasad drove down to Prambanan Temple during the official visit to Indonesia. तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने जब ऑफिशियल विजिट की थी इंडोनेशिया की, तो वो पहले लीडर थे जो प्रमनन टेम्पल गए थे. द आर्टिकल टाइटल्ड मोनूमेंट ऑफ बुद्धा नोटेड हाउ डॉक्टर प्रसाद डैश वॉज इम्प्रेस बाय द साइट. और जो आर्टिकल का नाम क्या था, मोनूमेंट ऑफ बुद्ध, जो और जिसमें ये बताया गया था किस तरीके से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इम्प्रेस्ड हो गए थे वहाँ की पूरी जो साइट थी उससे, एंड दैट ही हैड पेड ट्रिब्यूट टू द रिनोवेशन वर्क, और उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट दिखाई थी जो रिनोवेशन वर्क वहाँ पे हुआ था, विच वॉज अंडर वे विद द हेल्प ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत की ASI द्वारा मदद ASI के द्वारा किया गया था. I asked the same question to various artificial intelligence tools such as ChatGPT, Gemini and Grok and got the same answers. कह रहा है कि मैंने बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आंसर पूछा, चाहे वो ChatGPT हो, Gemini हो या Grok हो, और सेम ही आंसर मिला. That Mr. Modi was the first Indian leader to visit the shrine. To further analyze the extent of AI's handicap, I questioned both ChatGPT and Gemini. कह रहा है कि फिर मैंने इस तरीके से देखा कि AI कितना ज़्यादा मतलब हैंडीकैप है, और ये चीज़ चेक करने के लिए उसने एक और क्वेश्चन पूछा अबाउट द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट पैलेस्टीन, की कौन पहला प्रधानमंत्री था जिसने पैलेस्टीन में विजिट किया था. इट आंसर नरेंद्र मोदी ऑन फरवरी 10, 2018. और आंसर क्या था, नरेंद्र मोदी 10 फरवरी 2018. When he visited Ramlalla in the West Bank, जब उन्होंने विजिट की थी राम अल्लाह की वेस्ट बैंक में, एंड हेल्ड टॉक्स विद द पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट, और बातचीत करी थी महमूद अब्बास के साथ. हाउएवर, हालांकि अ लुक इनटू द हिंदूज आर्कीव्स कह रहा है कि अगर हम हिंदू के रिकॉर्ड्स में देखें, that Jawaharlal Nehru was the first Indian Prime Minister to visit the Gaza Strip on May 19, 1960. तो जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जो कि गाजा स्ट्रिप गए थे 1960 में. In an article dated May 20, 1960, The Hindu recounts how Mr. Nehru made a one-day trip dash the United Nations Emergency Force and Palestine refugee camps during his official visit to the United Arab Republic. कह रहा है कि उस आर्टिकल में ये चर्चा थी कि किस तरीके से नेहरू ने एक दिन की, जो मिस्टर नेहरू थे उन्होंने एक दिन की ट्रिप की थी यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स ऑफ पैलेस्टीन रिफ्यूजीज जो कैंप लगे थे वहाँ पर अपने ऑफिशियल विजिट के दौरान, जब वो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक गए हुए थे. अ शॉर्ट लिव्ड यूनियन ऑफ इजिप्ट एंड सीरिया. कह रहा है ये यूनाइटेड अरब रिपब्लिक एक तरीके से यूनियन था किसका, इजिप्ट और सीरिया का. हिज विजिट्स वॉज मार्ड बाई इजरायली सुपर मिस्ट्री फाइटर्स जस्ट सर्कलिंग ओवर द यूनाइटेड नेशन फ्लाइट कैरिंग हिम टू गाजा. अब यहाँ पे मीनिंग आपको खुद बतानी है, ठीक है, यहाँ मैं बताऊंगा नहीं कि उनकी जो विजिट थी वो क्या की गई थी. जो मतलब इजरायली फाइटर्स जेट आ गए थे और यूनाइटेड नेशन फ्लाइट से जिससे नेहरू जी जा रहे थे उनके ऊपर वो चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया था. अ वायलेशन ऑफ द एयर स्पेस ऑफ पैलेस्टीन विच हैड देन बीन अंडर द UAR's मिलिट्री कंट्रोल. एक तरीके से इसराइल ने उस समय पैलेस्टीन की एयर स्पेस का वायलेशन किया था जो कि किसके कंट्रोल में था, UAR की मिलिट्री के कंट्रोल में था. द वर्ड मार्ड इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट टू मीनिंग टू. क्या मतलब होगा इसका, खुद बताओ. कि तुम जा रहे हो भाई, तुम्हें कुछ लोग परेशान करने आ जाए, ऊपर तुम्हारे ऊपर चक्कर लगाएं, तो क्या मतलब होगा. इनहेंस नहीं, स्पॉइल्ड, हाँ, खराब करने से मतलब आ रहा है कि उस विजिट को खराब करने की कोशिश करी थी. सेलिब्रेटेड नहीं, प्रोटेक्टेड नहीं. तो बी हमारा आंसर है. सेलेक्ट द वर्ड दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ नैगिंग. क्या है, आई फेल्ट अ नैगिंग सेंस ऑफ डाउट. लगातार उसको क्या फील हो रहा था. परसिस्टेंट, लगातार नहीं. रीएश्योरिंग, रीएश्योर करना. एंटोनिम बताना, याद रखना नैगिंग का. इरिटेटिंग, लगातार परेशान करने वाला. तो नैगिंग का मतलब होता है इरिटेटिंग, ठीक है, तो ये नहीं होगा. कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, रीएश्योरिंग होगा. तो बी हमारा करेक्ट आंसर है. रीएश्योर करना मतलब एंटोनिम इसका बताना था नैगिंग का. नैगिंग मतलब जो चीज़ लगातार परेशान करे. इसमें हमें ऑक्सिलरी पर बताना है. डॉक्टर प्रसाद क्या होगा, इम्प्रेस्ड बाय द साइट. इफ तो होगा नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर तो होगा नहीं, बीन होगा नहीं, तो वॉज है. तो वॉज इम्प्रेस्ड बाय द साइट. However, a look into the Hindus archive dash that Jawaharlal Nehru was the, क्या होना चाहिए, show, showing, shows, showed. A look क्या क्या है यहाँ पे, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. उसने दिखाया. A look into the Hindus archive shows that Jawaharlal Nehru was the first Indian Prime Minister. ठीक है. The Hindu recounts how Mr. Nehru made a one-day trip dash the United Nations.
देखो मे का ट्रिप विजिट के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, तो टू यहाँ पे होगा, एट नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये है पहला नंबर, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर स्टार्ट करते हैं। चतस मीन्स फोर, श्लोकी मीन्स हिम्स, हिम्स मतलब श्लोक। स्वामी अल्वेंदर एंड एरोडाइट स्कॉलर, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, जो ग्रेट आचार्य थे, फिलोसफर थे, इज वेल नोन एज यमुनाचार्य, इनको यमुनाचार्य के नाम से भी जाना जाता था। दैट इज द फोर श्लोक इन प्रेज ऑफ गॉडेस महालक्ष्मी। कह रहा है इसका मतलब ये कि जो 4 श्लोक थे वो महालक्ष्मी गॉडेस के लिए, उनके लिए थे। एंड सेड तिरुकुंदंथई डॉक्टर वेंकटेश इन अ डिस्कोर्स, डॉक्टर वेंकटेश ने अपने भाषण में ऐसा बताया था। हिज मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क इज चतुश्लोकी, उनका जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट काम किया था चतुश्लोकी। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वामी अल्वेंदर के महानतम काम के बारे में बात हुआ है, तो स्वामी अल्वेंदर एरोडाइट स्कॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है उनका सबसे प्रोमिनेंट काम क्या था, चतुश्लोकी। ठीक है, यहाँ पे चतुष का मतलब बताया गया है, 4 श्लोकी का मीन्स बताया गया है, हिंस, तो पी कर सकते हैं। और फिर आर में बताया गया है कि जो 4 श्लोक थे वो किसके लिए थे, गॉडेस महालक्ष्मी के लिए थे, तो क्यू एस पी आर, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।